Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with lecture 4 of research aptitude. The topics that we would be covering are categories of qualitative research design, qualitative research paradigms, assumptions, advantages and disadvantages of qualitative research. So basically in this lecture we'll try to study qualitative research in detail. Moving on to next slide. एंड स्टार्टिंग विद द कैटेगरीज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का मीनिंग आई होप समझ में आ गया होगा, जहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, वो डाटा जिसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं किया जा सकता है। फोकस इज़ ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द आउटकम। प्रोसेस जो है वो सही होना चाहिए है और डिटेल में डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करी जाती है। हमारी अप्रोच इंडक्टिव होती है, हम नई नई चीज़ों को इंडक्टिव तरीके से एक्सप्लोर करने की, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली देर आर 6 कैटेगरीज में बांटा गया है क्वालिटेटिव रिसर्च को। तो सबसे पहले देखते हैं, वी हैव ह्यूमन ईथोलॉजी। ह्यूमन ईथोलॉजी में हम लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं उनको ऑब्जर्व करके। इकोलॉजिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हम लोगों का बिहेवियर और किस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करते हैं, बेसिकली उनका एनवायरनमेंट कैसा है, किस कंटेक्स्ट में वो किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। सो बेसिकली लोगों के बिहेवियर और उनकी सिचुएशन, या कह सकते हैं उनके बिहेवियर और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पे देखिए वर्ड आया इकोलॉजिकल साइकोलॉजी। सो इकोलॉजिकल इज फॉर एनवायरनमेंट, साइकोलॉजी इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पीपल्स बिहेवियर। सो लोगों की साइकोलॉजी, उनका बिहेवियर और किस एनवायरनमेंट में, किस सिचुएशन में वो किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हॉलिस्टिक एथनोग्राफी, एथनोग्राफी में हम लोगों के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। एंड पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब उनका व्यू पॉइंट क्या है, उनका परसेप्शन, उनका नज़रिया क्या है दुनिया में अलग अलग चीज़ों को लेके। देन नेक्स्ट वी हैव कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं इंटरव्यूज़ के थ्रू, वो लोगों के बारे में, लोगों के कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके लिए वो उनको सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और इंटरव्यू में उनसे लंबी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्मॉल क्वेश्चंस पूछे एंड दे वांट आंसर इन ब्रीफ, ऐसा नहीं होता, उनके अच्छे खासे डिस्कशंस चलते हैं एक एक क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट वी हैव एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन। एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन को समझने की कोशिश करी जाती है, मतलब लोग किस तरीके से शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं और किस तरीके से वो शब्दों के अलावा भी साइन लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज या टाइम लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, अलग अलग तरीके की जो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ी थी, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बातचीत करने की या एक दूसरे तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देन सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि इंटरैक्शन से मतलब किस तरीके से निकाला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि शब्द तो सेम इस्तेमाल हो रहे हैं बट लोग इंटरप्रेट अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी ऑफ पीपल कि वो किस तरीके से सामने वाले के मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं। सो सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म में हमारे लिए वर्ड्स या साइंस या बॉडी लैंग्वेज ये सब एक प्रकार का सिंबल है और उन सिंबल से लोग मतलब कैसे निकालते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उस चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे। सो इन शॉर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च की सारी कैटेगरीज में कहीं ना कहीं हम लोगों के बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी, उनके कल्चर, मेन इन तीन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा उनका इंटरेक्शन, उनका कम्युनिकेशन और उसका इंटरप्रिटेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करी गई है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। जो इससे पहली वाली जो स्लाइड थी वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, इम्पॉर्टेंट जो है वो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस। ये ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ये जो आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं इनके मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को कई लोग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड भी लिखते हैं, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आप जो है डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 1-to-1 इंटरव्यू। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जो है लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला के उनसे क्वेश्चंस पूछ के उनसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। वो स्मॉल इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, उसमें एक एक क्वेश्चन पे चर्चा काफ़ी लंबी चलती है, डिटेल्ड आंसर्स लिए जाते हैं, लोगों को समझने की कोशिश करी जाती है थ्रू डिस्कशंस विद देम।
देन फोकस ग्रुप, 6 से 10 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है जो किसी सब्जेक्ट मैटर पे एक्सपर्ट होते हैं जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं। एक मॉडरेटर बिठाया जाता है और वो मॉडरेटर फैसिलिटेट करता है, मतलब वो जो 6 से 10 लोग बैठे होते हैं जो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं उनके बीच में डिस्कशन कराया जाता है, और वो जो मॉडरेटर या फैसिलिटेटर होता है या रिसर्चर खुद भी बैठ सकता है, वो उन लोगों के डिस्कशन को अच्छी तरीके से जो है कंटिन्यू कराता है, उस डिस्कशन को सुनता है और उससे जो है इंटरप्रिटेशंस निकाल के उनको रिकॉर्ड करता है। एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च में हम किसी भी इंसान को उसकी जो नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं उस नेचुरल सराउंडिंग्स में ही उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ना हम उसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं ना हम उसको ग्रुप में डाल रहे हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च लोगों का जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है जहाँ वो रहते हैं उसी सोशल सेटिंग में हम उनको समझने की जानने की कोशिश करते हैं। सो लोगों को उनकी नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करके समझना, दैट इज़ एथनोग्राफिक रिसर्च। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी में हम जो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जो शब्द है, जो वर्ड्स है, उनका ओरिजिन क्या है, वो शब्द कैसे डेवलप हुए, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन शब्दों की स्पेलिंग में या उन शब्दों के मतलब में, उसके इंटरप्रिटेशन में किस तरीके के चेंजेस आए हैं, क्यों आए हैं। कंटेंट या सॉरी टेक्सचुअल एनालिसिस, इसमें हम टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब जो शब्द बोले जाते हैं या जो शब्द लिखित में होते हैं उन शब्दों को एक सिंबल मान के उनसे किस तरीके से मतलब निकाले जा रहे हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करी जाती है। हम जिस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उससे मतलब बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बोला किसी के लिए द पर्सन इज़ स्मेलिंग गुड और फिर बोला द पर्सन इज़ स्मेलिंग बैड। भाई अच्छी स्मेल आ रही है तो भी स्मेल बोल रहे हो और बुरी आ रही है तो भी स्मेल ही बोल रहे हो। हालांकि स्मेल शब्द का जो लिटरल मतलब होता है वो स्मेलिंग बैड से होता है कि भाई बदबू आ रही है, तब हम बोलते हैं स्मेलिंग, द पर्सन इज स्मेलिंग और दिस थिंग इज डर्टी, दिस थिंग इज स्मेलिंग, है ना। लेकिन हम लोगों को दूसरा वर्ड पता नहीं है तो हमको किसी की तारीफ भी करनी होती है तो हम क्या बोल देते हैं, पर्सन इज स्मेलिंग गुड, भाई परफ्यूम अच्छा है, अच्छी स्मेल आ रही है। लेकिन स्मेलिंग का एक्चुअल लिटरल मतलब तो क्या होता है, खराब स्मेल। लेकिन वो यूज़ किस तरीके से होता है, वो अच्छे सेंस में भी यूज़ होता है अगर आप उसके आगे गुड शब्द लगा दो तो। सो बेसिकली टेक्स्ट का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसका ज़्यादा यूजेज होता है जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ कवर करी जाती है तो किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले जो है किस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते थे, आज किस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते हैं। मार्केटिंग में आप देखिए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स में किस तरीके की टैगलाइंस यूज़ होती हैं, उन सब में कंटेंट और टेक्सचुअल एनालिसिस चलता है। लोग कैसे किस तरीके के शब्दों से इम्प्रेस होते हैं ये जानने की कोशिश करी जाती है। केस स्टडी रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च में सॉरी केस स्टडी रिसर्च में हम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन को स्टडी करते हैं जहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हों या लिए जाने हों। सो ऐसी सिचुएशंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है या डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, ऐसी सिचुएशंस को स्टडी किया जाता है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स या एम्प्लॉयज़ को भी वो रिकॉर्ड्स, वो केस स्टडीज़ पढ़वाई जा सकें, उससे वो कुछ नॉलेज गेन कर सकें। फेनोमेनोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी में हम जो एक्चुअल लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लोगों के, उसको स्टडी करते हैं। देखो एक ही सिचुएशन में अगर 4 लोग रहेंगे तो चारों का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों स्टूडेंट्स में से किसी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता है, तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है एक ही चीज़ के प्रति भी। तो फेनोमेनोलॉजी में लोगों के जो एक्चुअल लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको समझने की कोशिश करी जाती है, उन्हीं के व्यू पॉइंट, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से। ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी में कोई नई थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करी जाती है और जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है ना, उसी में कहीं ना कहीं थ्योरी जो होती है वो छुपी हुई होती है। उसी डाटा से, उसी इन्फॉर्मेशन से एक नई थ्योरी फ्रेम करी जाती है, डेवलप करी जाती है। सो ग्राउंडेड थ्योरी इज़ फॉर फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरी। नैरेटिव इंक्वायरी, लोगों से किस्से सुनो, हमारे दादा दादी हम लोगों को किस्से वगैरह सुनाते हैं, ठीक है, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको वो स्टोरी की फॉर्म में हमको सुनाते हैं, उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सो ये वाला जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है वो लोगों से स्टोरी सुन के उनके बारे में डाटा कलेक्ट करता है। ऐसा ज़्यादातर होता है, आप किसी की बायोग्राफी लिख रहे हैं, किसी के ऊपर किताब लिख रहे हैं, तो आप जो है उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनकी लाइफ स्टोरी सुनते हैं। ओरल हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री में हम ओरली लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके व्यू पॉइंट के बारे में सुनते हैं। हो सकता है वो हमें वो चीज़ स्टोरी के रूप में सुना दे, नैरेटिवली सुना दे। सो ओरल हिस्ट्री में हम लोगों का जो भी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको ओरली सुनने की कोशिश करते हैं, वही हमारे लिए डाटा है।
फेमिनिस्ट अप्रोच में बस हम ये करते हैं, यूजुअली जो जेंडर है, फीमेल जेंडर, ठीक है, उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी, क्या इनजस्टिस होते आए हैं, ठीक है, वो सुनने की कोशिश करते हैं उनसे डायरेक्टली, या फिर ग्रुप डिस्कशंस करा देते हैं उनके बीच में, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये जो जेंडर है, फीमेल जेंडर, इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में। नेक्स्ट वी हैव रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में हमारे जो भी इंस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको जो है रिकॉर्ड की फॉर्म में हम मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, वो खुद अपने लिए किताबें लिखवाते थे। उनके दरबार में एक आदमी होता था जो जर्नल्स वगैरह लिखता था, सो दैट वो फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखी जा सके। दैट इज़ रिकॉर्ड कीपिंग। और वही रिकॉर्ड आज हमारे लिए, ठीक है, हिस्ट्री का सोर्स ऑफ नॉलेज है। हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज उन्हीं जर्नल से, उन्हीं रिकॉर्ड से मिलती है। सो इस तरीके से आप किसी भी सिचुएशन का, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का अगर रिकॉर्ड बना के रखते हैं तो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ डाटा। प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें हम लोगों को उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और वही हमारे लिए डाटा का काम करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस में खासियत ये है कि हम ज़्यादातर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। वी डू नॉट ट्राई टू मैनिपुलेट आवर ऑब्जर्वेंस। हम उनको मैनिपुलेट नहीं करते अपने सैंपल को, ना ही हम उनको किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम उनको एक्चुअल में, उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स में उनसे डाटा लेना पसंद करते हैं। देन वी हैव ट्रांसक्रिप्ट्स। ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होती हैं? देखिए बहुत बार क्या होता है, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है किसी इंटरव्यू की या किसी चीज़ की, तो इस तरीके की जो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उससे जो रिटन रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं उसको हम ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्कीमा एनालिसिस। स्कीमा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी कंटेंट हो, कई बार क्या होता है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है तो लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि किसी भी शब्द के दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं, गलत भी और अच्छा भी। अब डिपेंड करता है कि सामने वाला उसको किस व्यू पॉइंट से देखता है, किस पर्सपेक्टिव से सुनता और समझता है। फॉर एग्जांपल देती हूँ आपको, मैंने एक सुसाइड वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों की, क्या कहते हैं, कभी कभी टू नो कि व्हाट हैपन्स आफ्टर लाइफ, ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि सुसाइड किया है टू नो द ट्रुथ, ठीक है। ये मैंने आपको शायद रिसर्च के फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, बट मैंने फिर साथ में आपको ये भी बोला कि ऑल्दो दिस इज़ रॉन्ग, सुसाइड इज़ अ क्राइम, किसी भी कीमत पर हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए है। ऐसे ही मैंने शायद एक रिलीजन वाला एग्जाम्पल दिया किसी सब्जेक्ट में, तो मैंने उसके बाद तुरंत बाद बोला कि दिस इज़ नॉट टू हार्म द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी रिलीजन। क्यों मैंने ये बोला? क्योंकि मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से दिया। आप उसको किस तरीके से लेंगे या किस तरीके से समझेंगे उसमें फ़र्क हो सकता है। सो जिसका व्यू पॉइंट ही नेगेटिव है वो तो हर चीज़ का नेगेटिव मतलब निकाल सकता है। इसीलिए पहले से ही क्लियर कर देना चाहिए है कि हमारा व्यू पॉइंट ये नहीं है। हम किसी भी तरीके से किसी की फीलिंग्स को हार्म नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब मूवीज़ भी आती है तो पहले डिस्क्लेमर लिखा आता है कि ये जो है किसी की फीलिंग्स को हार्म करने के लिए नहीं है, किसी समुदाय, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। वो इस तरीके का डिस्क्लेमर क्यों देते हैं? ताकि किसी भी समुदाय की फीलिंग्स हर्ट नहीं हो और आप उस चीज़ को नेगेटिवली नहीं ले। ये होता है स्कीमा एनालिसिस, कि कोई भी इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड इंटरप्रेट करने से पहले या लोगों तक पहुंचाने से पहले उसके बारे में ये बता देना कि किस तरीके से आपको उसको नहीं देखना है, क्या व्यू पॉइंट यूज़ नहीं करना है, सो दैट लोग उसको उसी व्यू पॉइंट से, उसी पर्सपेक्टिव से देखें जैसा हमने प्रेजेंट किया है, उसके नेगेटिव मीनिंग निकालने की कोशिश ना करें। डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स इज द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन। लोग किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और कैसे एक दूसरे के कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट करते हैं, कैसे मीनिंग निकालते हैं, वो कहलाता है डिस्कोर्स एनालिसिस। एंड थीमेटिक एनालिसिस। थीमेटिक एनालिसिस इज ऑल अबाउट टेकिंग आउट मीनिंग फ्रॉम पैटर्न्स। जो पैटर्न्स बने होते हैं, जो कलर्स होते हैं किसी भी चीज़ में, आप किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखो, अगर पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है तो हम जाते हैं, उठाते हैं, ट्राई करते हैं नया प्रोडक्ट। पैकेजिंग ही ख़राब होती है तो हम ट्राई भी नहीं करते शायद कोई नया प्रोडक्ट। सो थीमेटिक एनालिसिस में थीम क्या है किसी भी चीज़ का, क्या पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं, क्या कलर्स यूज़ किए गए हैं, वो चीज़ भी लोगों को अट्रैक्ट करती है इन्फॉर्मेशन लेने या नहीं लेने के लिए। भाई पैकेजिंग अट्रैक्ट करेगी तभी तो हम जाके उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। लेट्स से आपको कोई ब्लॉग फॉलो करना है, ब्लॉग का थीम बहुत ही ख़राब है
है, ऑर्गेनाइज नहीं है, हैफर्ड है, आप पढ़ना पसंद नहीं करोगे. सो थीमेटिक एनालिसिस में बेसिकली वी स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न्स, कि पैटर्न्स को, कलर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, लोग उससे मीनिंग कैसे निकालते हैं, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. तो आपने एक खास बात देखी होगी कि इन सभी चीज़ों में जो डाटा हमारे पास आएगा वो किसी भी तरीके से क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकली मेजर नहीं हो सकता है. यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपके पास आएंगी वो वर्ड्स की फॉर्म में ही आएंगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ व्हेन टू यूज़ क्वालिटेटिव रिसर्च. हमको क्वालिटेटिव रिसर्च एक्चुअल में, रियलिटी में कब इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, जब हम कोई नया आइडिया या नया प्रोडक्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. जब भी हम कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है. पहले से प्री डिफाइंड नहीं होती हैं चीज़ें, से पहले से हाइपोथेसिस डेवलप नहीं होते जिनको हम गए और टेस्ट कर लिया. नहीं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द न्यू फैक्टर्स. सो फॉर एक्सप्लोरिंग क्वालिटेटिव रिसर्च शुड बी यूज्ड. फिर जो है अपने प्रोडक्ट या ब्रांड या आप किस तरीके की कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, अगर इस चीज़ को स्टडी करना है तो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि आपका ब्रांड लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, कस्टमर सर्विस से लोग सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ सकती है. सो यहाँ पे भी इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए है. और सिर्फ सेल्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, इससे आप ये नहीं कह सकते कि लोग सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है. तो बेसिकली सेल्स न्यूमेरिकली आपको ये बता सकती हैं कि आपका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन लोग सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है वो लोग ही बताएंगे. टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. जब लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस को समझना हो, तब स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ होगी. परचेज बिहेवियर, कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करता है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लेता है, कैसे वर्ड्स उसके दिमाग पर इम्पैक्ट डालते हैं, टैगलाइन उसको कैसे इम्प्रेस करती है, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ गोइंग टू वर्क. आपकी ऑडियंस का रिएक्शन क्या है आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स को लेके, आप उनको पोस्टर्स के थ्रू या न्यूज़पेपर में एड्स के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहे हैं उसको वो किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे उसकी तरफ, इन सब चीज़ों को समझने के लिए भी क्वालिटेटिव रिसर्च. मार्केट डेमोग्राफिक, सेगमेंट, कस्टमर ग्रुप. कस्टमर जो मार्केट में है उनको कितने पार्ट्स में, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, किस बेसिस पे डिवाइड किया जाए. डेमोग्राफिक्स, उनका जो है एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो बेसिकली, क्योंकि होता क्या है कि एक ही डेमोग्राफिक वाले लोग या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग सेम टाइप का प्रोडक्ट यूजुअली परचेज करते हैं, इसीलिए लोगों को क्लासीफाई किया जाता है, सेगमेंटेशन किया जाता है ग्रुप्स में. सो किस तरीके से लोगों को क्लासीफाई किया जाए, किस चीज़ को बेस बनाया जाए, कैसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों को पहचाना चाहे, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च. एंड आपके ब्रांड, कंपनी या प्रोडक्ट को लेके लोगों का क्या परसेप्शन है, क्या नज़रिया है, उस चीज़ को स्टडी करना है तो भी क्वालिटेटिव रिसर्च. इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, लोग, ह्यूमन बीइंग. सो एक चीज़ याद रखो, जब आपको ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग के नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी फीलिंग्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी स्टडी करनी है जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हो, उनके एट्रीब्यूट्स को स्टडी करना है, तब आप क्वालिटेटिव रिसर्च ही इस्तेमाल करेंगे. देखो, ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जो है क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो, क्वालिटेटिवली भी. फॉर एग्जांपल आईक्यू है तो आईक्यू को तो आप क्वांटिटेटिवली भी मेजर कर लोगे, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. लेकिन किसी का बिहेवियर स्टडी करना है तो वो क्वालिटेटिव फॉर्म में करोगे. सो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक शब्द को दो हिस्सों में बांट देते हैं, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट. वेरिएबल ऐसी चीज़ें जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, वहाँ क्वांटिटेटिव यूज़ होगा. एट्रीब्यूट्स ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक का वो पार्ट जिसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं. सो वो सारी चीज़ें क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. रिगर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. मतलब देखो भाई, हमारे पास नंबर्स में तो डाटा आ नहीं रहा क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो कंक्लूजन जो है वो चेंज हो सकता है. सो कंक्लूजन इज़ नॉट फिक्स्ड, जनरलाइजेशंस पॉसिबल नहीं है. सो ऐसे केस में हम कैसे बताएं कि जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है वो अच्छी है कि नहीं है, सही है या नहीं है. तो मैंने क्या बोला था, फोकस इज ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द आउटकम. प्रोसेस देखो कितना बढ़िया है, अगर प्रोसेस अच्छा है तो इसका मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च सही तरीके से करी गई है. सो प्रोसेस में भी देखो तीन चीज़ें देखते हैं. पहला, यूज़ ऑफ रिसर्चर्स पर्सनालिटी.
रिसर्चर जो है उसकी पर्सनालिटी कैसी है? अगर रिसर्चर बहुत ही शाय है तो वो दूसरों से क्या इन्फॉर्मेशन ले पाएगा? रिसर्चर शुड बी आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए उसका, लोगों को समझने वाला हो, लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हो, और सबसे बड़ी बात वो कंप्लीटली इन्वॉल्व होकर, डेडिकेट होकर स्टडी करेगा, तब जाके क्वालिटेटिव रिसर्च मीनिंगफुल होगी। ब्रैकेटिंग सीमित मत करो अपने प्री डिफाइंड कंसेप्शंस में लोगों को। भाई जो रिसर्चर है वो भी इंसान है, हर चीज़ के प्रति उसका भी एक नज़रिया होगा, प्री डिफाइंड कंसेप्शंस होंगे, उसके भी मन में कोई वैल्यू सिस्टम, कोई बिलीफ्स होंगे, उसको भूल जाओ। जब आप दूसरे लोगों को या दूसरी ट्राइब्स को या कम्युनिटी के लोगों को या दूसरी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपके मन में उनके बारे में जो भी धारणाएं पहले से बनी हुई हैं उनको भूल जाइए। ओपन माइंडेड होना चाहिए, लोगों को ब्रैकेट में मत डालो, पहले से प्री डिफाइंड कंसेप्शंस या नोशंस उन पे अप्लाई मत करो। सो बेसिकली यहाँ ब्रैकेटिंग का मतलब है रिसर्चर शुड बी ओपन माइंडेड, और एक्सेप्टेंस होना चाहिए है नई नई चीज़ों को लेके उसके अंदर। एंड इंट्यूटिंग का मतलब है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो रिसर्च में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटिवली रिसर्च करेगा उतना ही ज़्यादा वो चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएगा। उसको जल्दी से रिसर्च वाइंड अप करनी है, या वो कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छा खासा टाइम डिवोट करके खुद के डेडिकेशन के साथ प्रॉपरली रिसर्च कर रहा है, ताकि वो चीज़ों को सही तरीके से समझ सके और इंटरप्रेट कर सके। सो अगर रिसर्चर इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो उस केस में क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो मीनिंगफुल होगी। सो यहाँ पर डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट सबसे बड़ा कौन है? रिसर्चर खुद है। क्वेश्चनर में लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक लिख के नहीं देने वाले हैं कि हाँ भाई मेरा बिहेवियर तो ऐसा है, नहीं। अगर आपको लोगों को स्टडी करना है, ह्यूमन बीइंग्स के एट्रीब्यूट्स को स्टडी करना है, तो रिसर्चर खुद जो है वो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है डाटा कलेक्शन का, क्योंकि लोग अपने बारे में क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा पता तब चलता है जब आप उनको ऑब्जर्व करो। सो ऑब्जर्वेशन सही तभी होगा जब रिसर्चर सही होगा। रिसर्चर जो है वो ओपन माइंडेड होगा और इन्वॉल्व होकर, डेडिकेट होकर काम करेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम अजम्पशंस। तो देखिए पैराडाइम मतलब व्यू पॉइंट, क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ क्या क्या अजम्पशंस बने हुए हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए वही आ गई, प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट नॉट आउटकम्स। कोई लेना देना नहीं है आउटकम क्या है, आउटकम तो चेंज होता रहेगा, सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं इसमें। अगर रिसर्चर चेंज होगा तो इंटरप्रिटेशंस भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, कितने मीनिंगफुल तरीके से ओपन माइंडेडली कॉन्सेंट्रेट होकर रिसर्च करी जा रही है। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन मीनिंग। वो मीनिंग निकालना चाहते हैं इन चीज़ों का कि लोग कैसे जीवन जीते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, किस सिचुएशन में वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। देन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, मैंने अभी आपको बोला प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट डाटा कलेक्शन का कौन है? रिसर्चर खुद। भाई अगर कोई न्यूमेरिकल डाटा है तो आपने क्वेश्चनर भरवा लिया, काम हो गया। लेकिन जब लोगों को समझने की बात आती है तो क्वेश्चनर नहीं समझेगा, ना ही लोग हमेशा अपने बारे में सच्चाई लिख के देंगे आपको उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो रिसर्चर खुद सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है डाटा कलेक्शन का। इसमें फील्ड वर्क बहुत होगा, क्योंकि आपको लोगों के बीच में रह के उनको समझना पड़ेगा, उनके एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना पड़ेगा और उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्टिव है। भाई न्यूमेरिकली स्पेसिफिक डाटा तो मेरे पास आ नहीं रहा है, मेरे पास डाटा वर्ड्स में आ रहा है, व्याख्या है मेरे पास चीज़ों की, मैं वर्ड्स में इंसिडेंट को नरेट कर सकती हूँ। सो बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव है। और रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन प्रोसेस। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वो मीनिंग, चीज़ों के, एक्सपीरियंसेस के, लोगों के बिहेवियर का मतलब निकालना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग गेन करना चाहता है, वो कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना चाहता है। और प्रोसेस जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का वो कैसा है? इंडक्टिव, यानी कि आप पहले से अपने दिमाग में कोई हाइपोथेसिस जनरेट करके नहीं जा रहे हैं, पहले से कोई प्री डिफाइंड कंसेप्शन लेके नहीं जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो रिसर्चर बिल्ड्स एब्स्ट्रैक्शंस, कंसेप्ट्स, हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज फ्रॉम डिटेल्स। आप जाके डिटेल्स एक्सप्लोर करोगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, तब आप कंसेप्ट्स या एब्स्ट्रैक्शंस या हाइपोथेसिस बना सकते हो। पहले से ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में लेके नहीं जाएंगे, आप अपने दिमाग को कंप्लीटली क्लियर और ओपन माइंडेड रख के क्वालिटेटिव रिसर्च करने जाते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड द लास्ट वन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो देखिए सबसे बड़ी एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी। मैं लोगों को जब ऑब्जर्व कर रही हूँ, उनसे बातचीत कर रही हूँ, मैं सामने वाले के अकॉर्डिंग अपना कम्युनिकेशन चेंज कर सकती हूँ।
जिससे कि मुझे ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिले। क्वेश्चनर में तो भाई क्वेश्चन फिक्स होते हैं, बट जब हम लोगों के बीच में रह के उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नेचुरल सेटिंग्स, लोग नेचुरल सराउंडिंग्स में नेचुरली जब उन्हें कोई देख नहीं रहा हो तब वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज मिलती है, मीनिंगफुल इंसाइट्स मिलते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को उनकी रियल सिचुएशन में जब देखेंगे तो उन्हें समझ पाएंगे, और इस तरीके से क्या होता है, न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमने कभी सोची ही नहीं, हमें बचपन से पढ़ा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं, स्पेशली गर्ल्स, अगर आप उनको बोलो बिजनेसमैन तो वो पहले बोलते हैं भाई बिजनेस वुमेन क्यों नहीं, माई मॉम इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो बिजनेस वुमेन क्यों नहीं होता। हमने बचपन में कभी नहीं पूछा था, अब फिर भी हम पूछते हैं, लेकिन बचपन में हमने कभी नहीं पूछा। तो बिजनेस मैन शब्द नहीं होना चाहिए, बिजनेस पर्सन शब्द होना चाहिए है ना। सो बेसिकली कई बार कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में क्लिक ही नहीं करती है, लेकिन जब हम लोगों को एक्चुअल सराउंडिंग्स में, एक्चुअल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करते हैं, तब सिर्फ जो प्रॉब्लम हम अपने दिमाग में सोच के गए होते हैं वही नहीं, हमको और भी बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं, और भी बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं जिनके ऊपर रिसर्च करी जा सकती है। डिसएडवांटेजेस, अनरिलायबिलिटी, हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जो रिसर्च कंट्रोल्ड सिचुएशंस में नहीं हो रही है, ठीक है, उसमें वैलिडिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, आप चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंट्रोल्ड सिचुएशन में नहीं हो रही है, तो अनरिलायबल है। देन सब्जेक्टिविटी, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं अलग इंटरप्रिटेशन दूंगी, दूसरा रिसर्चर ऑब्जर्व करेगा, वो दूसरा इंटरप्रिटेशन देगा, सो इट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। इसमें रिसर्चर की सोच कैसी है, रिसर्चर कितना ओपन माइंडेड है और उसका इंटरप्रिटेशन कितना अच्छा है, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि कितनी मीनिंगफुल रिसर्च होगी। लिमिटेड जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन तो ना के बराबर होता है क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव प्रोसेस है, हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, तो हम कोई एक फिक्स्ड कंक्लूजन नहीं दे सकते, और कहीं ना कहीं इसलिए भी ये अनरिलायबल है। हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम नेचुरल सराउंडिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इस इन्वायरमेंट में, इस सिचुएशन में आदमी हमेशा इसी तरीके से बिहेव करेगा, नहीं। एक ही आदमी एक ही तरीके की सिचुएशन में भी कई बार अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसीलिए ये अनरिलायबल है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी ही नहीं है इसमें, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का नेचर, बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, और जब तक कोई चीज़ कंसिस्टेंट नहीं होती है तब तक हम उसको अनरिलायबल बोलते हैं। एक ही इंसान अगर एक ही सिचुएशन जब उसके सामने बार बार आए तब सेम तरीके से रिएक्ट करे तो हम बोलेंगे हाँ कंसिस्टेंट बिहेवियर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ही इंसान एक ही तरीके की सिचुएशन अगर उसके सामने बार बार आएगी तो भी वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर जाता है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कम्प्लीटली अनरिलायबल, और इसीलिए जनरलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। एंड लेबर इंटेंसिव, अब भाई न्यूमेरिकली स्पेसिफिक और लिमिटेड डाटा तो है नहीं, वर्ड्स में वी आर गेटिंग स्टोरीज, हमें लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनने को मिल रहे हैं, तो हमारे पास वर्ड्स में डाटा होता है जिसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी लगता है, इसको रिकॉर्ड करने में कोई व्यक्ति इनको रिकॉर्ड करके रखेगा, ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखेगा, इन सब चीज़ों में काफ़ी पैसा वगैरह भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, इसीलिए ये लेबर इंटेंसिव है। सो बेसिकली विद द एंडिंग ऑफ दिस क्वालिटेटिव रिसर्च एक बात हमें समझ जानी चाहिए कि जहाँ पर हमको कंक्लूजन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें किसी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए है और हम नए फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ पर हमको हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू यूज़ करनी चाहिए है। थैंक यू।